हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मित्रों, भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार का 2 अनुच्छेद डिस्कस किए थे। वो था अनुच्छेद क्रमांक 19 और अनुच्छेद क्रमांक 20। अनुच्छेद क्रमांक 19 और अनुच्छेद क्रमांक 20 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल्स 21 और आर्टिकल 22, अनुच्छेद क्रमांक 21 और अनुच्छेद क्रमांक 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद क्रमांक 21 के तहत क्या वर्णित है। अनुच्छेद क्रमांक 21 बहुत अच्छे से बड़े धैर्य से आपको समझना है मित्रों। चलिए, अनुच्छेद क्रमांक 21 कहता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को बोलते हैं जीवन का अधिकार। इसी को बोलते हैं जीवन का अधिकार। इसी को क्या बोलते हैं? जीवन का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि जीवन जीने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या प्रमुख अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसको अच्छे से समझिए इस लाइन को। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, मतलब जो विधि में प्रक्रिया दिया गया, मतलब जो कानून बनाया गया है, उसी के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता छीना जा सकता है। वो भी जीवन जीने की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है अगर नॉर्मल तरीके से आप किसी के जीवन जीने का अधिकार का हनन करते हैं तो यह एक अपराध होगा। इसमें राज्य के द्वारा विधि जो बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, उसी के तहत उसकी स्वतंत्रता का हनन, उसके जीवन जीने के अधिकार का हनन किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अगर अपराध करता है, बहुत बड़ा अपराध करता है, तो उसको मरने की जो सजा सुनाई जाती है वो होती है फांसी। क्लियर? लेकिन अगर फांसी की जगह पर उसे और किसी तरीके से मार दिया जाए तो यह विधि के खिलाफ होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो कानून में स्थापित है प्रक्रिया, उसी के थ्रू उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये लाइन क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा जीवन जीने के अधिकार को और विस्तृत तथा वर्णित करने के लिए कुछ प्रमुख अधिकार प्रदत्त किए हैं। उसमें से एक वाद आया, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में याद करके रखना है। उसका नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978। अब बात करते हैं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में किसके लिए आया, इसका मूल उद्देश्य क्या था। मेनका गांधी का विदेश जाते समय इनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए गए थे। इसीलिए इन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी बात पर यह चर्चित है और कोर्ट का इसमें जीवन जीने के अधिकार का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया तथा कुछ प्रमुख अधिकार
और जोड़े गए। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जोड़े गए। क्लियर? सबसे पहला है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार तो है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते उसको एक गरिमामय सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर? ये पहला पॉइंट आपको बताता है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार। मतलब व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने, अच्छा भोजन करने तथा स्वच्छ वायु का श्वसन में स्वच्छ वायु का ग्रहण करने, ये सब बातें आपको एक अधिकार के रूप में दी गई है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जी सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है? जीवन जीने का अधिकार है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जीवन रक्षा का अधिकार। इसको ध्यान से समझिए। जीवन रक्षा का अधिकार एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि जीवन रक्षा, अगर एक ऐसा केस आ जाता है कि आपको कोई मार रहा है, सामने वाला कोई मार रहा है और ऐसी कंडीशन बनती है कि आप उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। इस कंडीशन में अपने जीवन की रक्षा के लिए आप उसको मार सकते हैं, ऐसा अधिकार आपको दिया गया है। एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, एनकाउंटर, जो कि पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो वह पुलिस के जीवन के रक्षा का अधिकार है, न कि एनकाउंटर। जैसे पुलिस उस कंडीशन में एनकाउंटर करता है कि अपराधी को अगर पुलिस नहीं मारती तो अपराधी उसको मार देगा। इस कंडीशन में उसको एनकाउंटर करना पड़ता है। ठीक है? यह है आपके जीवन रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देर से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार। मतलब जो फांसी का टाइम दिया गया है, अगर उससे लेट फांसी दी जाती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि फांसी देने वाले जो व्यक्ति होता है, जो जिसको फांसी दी जाती है, वो उसी से पूछा जा सकता है कि उसकी मानसिक पीड़ा कितनी है। कोई भी व्यक्ति जान रहा है कि हमारा इतने टाइम पर हमारी मृत्यु होने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्यक्ति की मानसिक पीड़ा कितनी, क्या बोलेंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। मतलब कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट हथकड़ी नहीं पहनाया जा सकता है। ठीक है? तो उस समय आपको यह अधिकार है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मित्रों, विदेशी यात्रा या विदेश की यात्रा करने का अधिकार। यही वो अधिकार था जिस पर मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 आया। ठीक है? या विदेश की यात्रा करने का अधिकार, मतलब कि आपको पूर्णतः अधिकार है कि आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये आपके जीवन जीने के अधिकार के तहत यहाँ पे वर्णित है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भारत में महिलाओं को सम्मानपूर्वक नज़र से देखा जाता है, सम्मानपूर्वक एक सम्मान के रूप में देखा जाता है, और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना हमारे जीवन का भी एक अधिकार है, जो कि यहाँ पे वर्णित है। क्लियर? नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी आपके जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनका यह अधिकार होता है कि राज्य का यह कर्तव्य बनेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वह निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि मौलिक कर्तव्य में जो लास्ट में एक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसमें भी यही लिखा गया था, यही किया गया था कि जो पेरेंट्स होते हैं और राज्य
दोनों का यह दायित्व होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। क्लियर? इसे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में शामिल किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं शयन, सोने का अधिकार। अगर आपको जागने का अधिकार है, मेहनत करने का अधिकार है, तो आपको सोने का भी अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है निजता का अधिकार। इसको बहुत अच्छे से समझिए। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार बाद में जोड़ा गया था। इसको 24 अगस्त सन 2017 को निजता का अधिकार को जोड़ा गया था। इसे 9 जजों के फैसले पर इसको 24 अगस्त सन 2017 को अपने जीवन जीने के अधिकार में इसको जोड़ा गया था। इसको लिख लीजिएगा, इसका डेट 24 अगस्त सन 2017। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे एक नोट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। मरने का अधिकार। मरने का अधिकार मतलब कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो क्या आपको सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार है? समझ रहे हैं बात को? क्या आपको सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार अभी तक प्रदान नहीं किया है, अभी तक प्रदान नहीं किया है, परंतु कुछ बातें हैं इसमें, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मरने के अधिकार को नहीं दिया है, नहीं अलाउ किया है, लेकिन कॉमन कोज नामक एक एनजीओ था जो कि यूथेनेसिया के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया था। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया, इसको अच्छे से समझिए। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया का मतलब होता है मरने की इच्छा, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पीड़ा रूपी जीवन जी रहा हो, उसके जीने से मर जाना ही बेहतर है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूथेनेसिया वर्ड यूज किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव यूथेनेसिया और एक पैसिव यूथेनेसिया। एक एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जैसे बाहरी इंजेक्शन, दवाइयाँ वगैरह देकर अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो वो होता है एक्टिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है मित्रों? पैसिव यूथेनेसिया में सपोर्ट सिस्टम, जैसे ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर पे है कोई व्यक्ति, तो उसका सपोर्ट सिस्टम हटा देने से उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। क्लियर? फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब याचिका दायर किया गया कॉमन कोज नामक एनजीओ द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च सन 2018 9 मार्च सन 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा रूपी जीवन जी रहा हो, जैसे कोमा में हो, कैंसर से पीड़ित हो, या उसका जिंदा रहने से उसका मर जाना ही बेहतर हो, इस स्थिति में व्यक्ति को सशर्त पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार दिया जा सकता है। पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार दिया जा सकता है। क्लियर? चलिए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है अनुच्छेद 21 का। जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। क्लियर? इसमें क्या है? इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मतलब प्राथमिक शिक्षा से है, ना कि
हायर एजुकेशन से। क्लियर? प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा का उनका अधिकार होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे, 2 पॉइंट इसमें लिखे हैं, इसको ध्यान से अच्छे से समझिए कि जो यह अधिकार है इसको मौलिक अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, मूल या मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो वो है आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी का अनुसरण करते हुए, मतलब शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का अनुसरण करते हुए संसद ने एक एक्ट पारित किया, उसका नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसे 2009 में अधिनियमित किया गया तथा इसे 1 अप्रैल सन 2010 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो वो है 1 अप्रैल सन 2010। क्या था? राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। ठीक है? क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद क्रमांक 22। अनुच्छेद क्रमांक 22 कहता है कुछ दशाओं में कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है? कुछ ऐसा परिस्थिति बनती है जिस समय पर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी दिया जाता है व्यक्ति को। क्लियर? तो वो क्या है? साधारण गिरफ्तारी में अगर किसी व्यक्ति की साधारण गिरफ्तारी होती है तो उसमें व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त है कि वह अपने गिरफ्तारी के लिए ये जो अधिकार उसको प्राप्त है उसके तहत वह पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है और कंफर्म कर सकता है कि हमारी गिरफ्तारी क्यों की गई है। ठीक है? उसके लिए उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ये 3 पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की साधारण गिरफ्तारी की जाती है तो उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। क्लियर? पहला पॉइंट है गिरफ्तारी का कारण जानना। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह पूछ सकता है कि किस कारण से हमें गिरफ्तार किया गया है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए मनपसंद वकील कर सकता है, यह उसका अधिकार है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड कि 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को निकटस्थ न्यायालय मतलब नियरेस्ट में जो उसका न्यायालय होगा या मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसे पेश करना होगा, परंतु उसका यात्रा का समय शामिल नहीं है। मतलब उसको ले जाने और ले आने का जो समय लगता है वह उसमें शामिल नहीं होगा। उस 24 घंटे में उस समय को शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? गिरफ्तारी, साधारण गिरफ्तारी में व्यक्ति को यह प्रमुख 3 अधिकार प्राप्त हैं। एक बात और आपको बताऊं, अनुच्छेद क्रमांक 22 और अनुच्छेद क्रमांक 20 में बहुत कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं लोग। तो अनुच्छेद क्रमांक 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है आपको, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध की अगर संतुष्टि हो जाती है तो उस संबंध में संरक्षण की बात करता है कौन? अनुच्छेद क्रमांक 20। क्लियर? मतलब अनुच्छेद अपराध पहले होता है तब गिरफ्तारी होती है, मतलब 20 पहले आएगा फिर गिरफ्तारी की बात होगी। तो मतलब 20 में अपराध हुआ और 22 में गिरफ्तारी। तो इस दिमाग से आप समझ सकते हैं कि पहले 20 में अपराध की बात कही गई है और 22 में गिरफ्तारी की बात की गई है। क्लियर? तो अनुच्छेद क्रमांक 20 और 22 में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्लियर? तो ये साधारण गिरफ्तारी में व्यक्ति को प्रमुख ये 3 अधिकार प्रदत्त हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड
कि जो ये 3 अधिकार दिए गए हैं यह 2 प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? पहला, शत्रु देश का नागरिक, अगर किसी ऐसा देश जिससे युद्ध हुआ हो या होने वाला हो या शत्रु देश हो, ऐसे देश के नागरिक पर यह अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ऐसे देश के नागरिक को यह अधिकार नहीं दिए जाएंगे। दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति पर भी को भी यह अधिकार नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि निवारक निरोध क्या होता है। निवारक निरोध क्या होता है? एक नोट डाल के लिखा है कि ये जो निवारक निरोध कानून होता है इस पर संसद और विधानमंडल, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब इसको समवर्तीय सूची में रखा गया है जिसमें राज्य भी और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है या दखलंदाजी कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि निवारक निरोध कानून क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और अभी तक कितने निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। क्लियर? चलिए, तो निवारक निरोध क्या होता है पहले ये बात करते हैं। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है? निवारक निरोध जैसे कि शब्द से ही लग रहा है कि अपराध से पहले निवारण करना। क्लियर? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अपराधी को अपराध करने से पहले उसे गिरफ्तार करना। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आतंकवादी जो होते हैं, आतंकवादी अगर पता लग जाए कि आज यहाँ पर बम विस्फोट करने वाले हैं आतंकवादी, तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो वो अपराध होने से बच जाएगा। कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पहले बम फोड़ने का इंतजार करें, कि वो बम पहले ब्लास्ट करें फिर इसके बाद उनको गिरफ्तार करें, ऐसा तो नहीं होता। पहले अगर उनको ऐसा लग जाता है, ऐसा संदेह हो जाता है कि यहाँ पर आज बम ब्लास्ट करने वाले हैं कुछ आतंकवादी, तो वो कानूनी रूप से उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। वो होता है आपका निवारक निरोध कानून, उसी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि निवारक निरोध कानून के तहत कानून होता क्या है, इसके तहत कैसे गिरफ्तारी की जाती है। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को गैर जमानती वारंट के तहत जेल में रखा, अगर गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार किस कंडीशन में करेंगे, वो है दो सबूतों के साथ संदेह के आधार पर। अगर उसको शक हो जाता है, अगर राज्य को शक हो जाता है, पुलिस अधिकारी लोगों को अगर यह शक हो जाता है कि यह व्यक्ति, यह आतंकवादी है, बम ब्लास्ट करने वाला है, तो 2 सबूतों के साथ संदेह के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है और उसे गैर जमानती वारंट, मतलब उसको जमानत नहीं होगा और उसे जेल में रखा जाएगा। क्लियर? ये होता है आपका निवारक निरोध कानून। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आज तक के जो निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो निवारक निरोध कानून होंगे बहुत ही सख्त कानून होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। संसद द्वारा निम्न निरोधक कानून बनाए गए, अभी तक संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, उसमें से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला निवारक निरोध कानून अधिनियम 1950 में लागू हुआ। मतलब जब अपना संविधान लागू हुआ था तो पहला निवारक निरोध कानून उसमें शामिल किया गया था, लेकिन इसे 1969 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1969 में। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरा निवारक निरोध कानून लागू हुआ, उसका नाम है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। ये जून 1971 लिख सकते हैं, ये जून मंथ में इसको अधिनियमित किया गया था। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसे मीसा भी कहा जाता है, इसे MISA मीसा एक्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेंटेनेंस ऑफ
इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 1971। फिर से सुनिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। क्लियर? तो इस मीसा एक्ट को 1971 में लागू किया गया तथा 1971 में लागू किया गया तथा 1978 में इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त। 1971 में लागू किया गया तथा इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे लिखा है कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट निवारक निरोध अधिनियम, वो था विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम 1974। इसको कोफे पोषा के नाम से भी जाना जाता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम 1974। तस्करी निवारक अधिनियम में जैसे मादक पदार्थ से ड्रग्स हो गया, इससे जो खतरनाक जो मादक पदार्थ हैं इनकी तस्करी पर रोक लगाने तथा विदेशी मुद्रा के साथ छल कपट करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, इस कानून को बनाया गया सन 1974 में। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट निरोधक अधिनियम कानून का, वो था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसको रासुका के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, रासुका के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर? ये अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इसको अधिनियमित किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों कि आतंकवाद और विध्वंस क्रियाकलाप निवारण 1985, इसे बोलते हैं टाडा। मतलब कि आतंकवाद फैलाने की स्ट्रेटजी बनाना, खतरनाक हथियार रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में खतरनाक हथियार रखता है या किसी शंकावश उसको कानून को यह पता चलता है कि यह व्यक्ति आतंकवाद है, उस केस में इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत, इसी कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे इसका फुल फॉर्म है, इसको टाडा एक्ट भी बोलते हैं, टाडा, TADA, टाडा, इसको टाडा भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा टेररिस्ट एक्टिविटी या डिस्ट्रक्टिव एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्ट 1985 1985। क्लियर? इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। 1995 में इस एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है ये बहुत ही सख्त कानून होते हैं। इसमें एक इसका चर्चित विषय मैं आपको बताता हूँ कि जब संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी वो इसी एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी किस बेस पे हुई थी, खतरनाक हथियार रखने के बेस पे। ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अधिनियम की बात करते हैं। यह है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट 2002। इसको पोटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये टाडा नहीं है, पोटा, POTA, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट 2002। इसको पोटा के नाम से जानते हैं। ये कब लागू हुआ और कैसे? जैसा कि आपको मालूम होगा कि 13 दिसंबर 2001 यही वो दिन था जिस दिन संसद पे हमला किया गया था, संसद पे हमला किया गया था। और उस समय पर सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, मतलब NDA की सरकार थी, और उनके द्वारा अध्यादेश जारी करके इस कानून को बनाया गया था जिसका नाम है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट 2002। क्लियर? चलिए
अब हम लोग बात करेंगे लास्ट, जो कि आज भी है, उसकी बात करते हैं। गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, जो कि अभी वर्तमान में है। मतलब गैर कानूनी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो इसी अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर? ऐसी गतिविधि करता है जो कि कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है, तो इस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी इस एक्ट के तहत भी की जा सकती है। क्लियर? तो दोस्तों, ये था आपका अनुच्छेद क्रमांक 21 का और 22। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। एक भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है, आप इसको अच्छे से एक नोट्स के रूप में बना सकते हैं। और मैं जल्दी ही भारतीय संविधान के इस सीरीज के साथ क्विज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मौखिक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि जल्द ही आपको अपने चैनल श्री वेद के एकेडमी में देखने को मिलेगा। क्लियर? जय हिंद।